यस स्टूडेंट, कोशिका में जो भी अपन पढ़ रहे थे, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और पादप एवं जंतु कोशिका, ये दोनों चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही है इस बात को। एक कोशिका, बहुकोशिकीय हम समझ चुके हैं कि कोशिका की किसी एक कोशिका द्वारा संपूर्ण जैविक गतिविधि संपन्न हो जाती है, वैसे प्राणी की एक कोशिकीय होंगे और एक से अधिक कोशिका उत्तरदायी हो तो बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मुझे समझाना था आपको। ये आपके सामने दोनों ही कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के प्रारूपिक चित्र है। ये इसके बीच केंद्रक की संरचना है। केंद्रक के ऊपर हमेशा एक केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी और ये अगर उपस्थित है तो ये यूकैरियोटिक होगी। जो प्रारंभिक कोशिकाओं में, जब भी जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आप प्रो शब्द को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा ये प्रारंभिक की सूचना देता है। अगर आप क्लोरो शब्द पढ़ेंगे तो वो हरेपन की सूचना देगा। आप ल्यूक शब्द पढ़ेंगे तो वो रंग विहीन की सूचना देगा। तो प्रोकैरियोटिक जो प्रारंभिक कोशिकाएं थी, इसमें ये संरचना नहीं थी। इसके साथ साथ ये जो अंगक देख रहे हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, रिक्तिका है, ये वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता हो जाएगी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये विकसित रूप में मिलेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीव है वो प्रोकैरियोट्स हो गए और जो यूकैरियोटिक कोशिका युक्त जीव है वो यूकैरियोट्स हो गए। हिंदी में इनको असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की के नाम से जाना जाता है। फिर आइए आप पादप और जंतु, जो विस्तृत क्षेत्र है वो ये है, क्योंकि यहां से हमें कोशिका अंगक भी मिलेंगे जिन्हें बड़े अच्छे से हमें पढ़ना है और बहुत सारे सवाल वहां से होंगे। पहले एक झलक देख लें हम पादप कोशिका की। पादप कोशिका, क्योंकि इन दोनों को आपको विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ना है, बहुत से सवालों की उत्पत्ति जो है वो इस चित्र के माध्यम से ही हो जाएगी। पादप कोशिका पर जब आप नजर डालते हैं तो ये इसका सबसे बाह्यतम आवरण कोशिका भित्ति होता है, जो मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होगा। इसके अंदर कोशिका झिल्ली की संरचना होगी। अब याद रखिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है जो जंतु कोशिका में नहीं है। जंतु कोशिका इकहरी झिल्ली से आवृत होती है, यानी वातावरण के संपर्क में पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति होगा और वातावरण के संपर्क में जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होगी। और कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है, कोशिका झिल्ली की एक सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता, इसको अच्छे से याद रखना, यह आपका क्वेश्चनेबल टर्म होगा। अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है, ये इसका मुख्य गुण होता है। अर्ध पारगम्य चयनात्मक, यानी ये चयन किए हुए पदार्थों का ही अवशोषण करने देगी और एक प्रकार से कह सकते हो एक छलन का काम करती है कोशिका झिल्ली। फिर इसमें नजर डालिए, पादप कोशिका को जब देखेंगे तो रिक्तिका का आकार बड़ा होगा और ये ज्यादातर पाई जाएंगी। रिक्तिका जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो ये दोहरी आवरण होती है, टोनोब्लास्ट कहते हैं इसके आवरण को। ये भी एक क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन आता रहता है इसका। रिक्तिका का बड़ा आकार होने के कारण इसमें केंद्रक जो है एक किनारे की तरह विस्थापित होता है। ये पादप कोशिका की एक विशेषता है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर जो आपका केंद्रक है वो बीचों बीच प्रतिस्थापित होगा। इसके अतिरिक्त हरित लवक की संरचना पादप कोशिका में होगी और याद रखिएगा इसी में पर्णहरित होता है, जिसके कारण जो आपके प्रकाश संश्लेषण में ये मुख्य भूमिका अदा करता है, जो जंतु कोशिका में नहीं होगा। फिर केंद्रक की संरचना पर नजर डालें तो इसकी जो बीचों बीच की संरचना केंद्रिक कहलाती है। क्रोमेटिन आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका के चारों ओर ईपीआर अंतःप्रद्रवी जो जालिका है वो उपस्थित होती है। अगर वो राइबोसोम युक्त है तो उसको हम रफ
आप कह सकते हो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य तालिका बोलेंगे, रफ ईपीआर। और अगर राइबोसोम विहीन है तो उसको स्मूथ या चिकनी बोला जाएगा। राइबोसोमल कण कभी कभी स्वतंत्र भी होंगे और ये ज्यादातर इससे लगे हुए भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होनी ही होनी है, लाइसोसोम पाए जाते हैं इसमें। जंतु कोशिका में देखें, दोनों में अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हरित लवक का अभाव होगा। दूसरा, जंतु कोशिका में आपके सेंट्रोसोम की उपस्थिति होगी, जिसका आपको महत्वपूर्ण उपयोग पढ़ेंगे जब आप विभाजन पढ़ रहे होंगे, जिसका उसके बाद रिक्तिका या तो नहीं पाई जाएगी या फिर रिक्तिका का आकार जो है जंतु कोशिका में छोटा हो जाता है। इसके अलावा ये बीचों बीच प्रतिस्थापित रहेगी, तारकाय की स्थिति दोनों तरफ रहती है। गोल्गी उपकरण जो है, गोल्गी उपकरण या गोल्जी काय, ये संरचना इसमें होगी। अब याद रखिएगा, यहाँ जो कोशिका अंग पाए जाते हैं, यहीं पे मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं आपका, और जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। हरित लवक एक तो ये, और एक ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसी संरचनाएं हैं कोशिका की जो खुद अंग, कोशिका अंग होते हुए भी इनका खुद का अपना केंद्रक मौजूद होता है। ये दोनों की विशेषताएं हैं। दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। बहुत से कंपटीशन का एग्जाम है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। जब हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे उस समय ये आ जाएगा। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है, क्योंकि कभी कभी ये अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है। ये उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में कौन से कोशिका अंग की भूमिका होगी, केंद्रक के अलावा केंद्रक की क्या भूमिका होगी, इन सब का विस्तृत हम एक एक अंग के रूप में लेंगे। अभी तक जो हमने समझा है वो कोशिका समझा है। कोशिका के जो वर्गीकरण के आधार थे वो मैंने बता दिया। दोनों का चित्र देखने के बाद आप खुद यहाँ से इनके विभेदात्मक लक्षण को समझ सकेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो इसमें मैं एक एक कोशिका अंग की विशेषता, उनके कार्य, ये सारे एक्सप्लेन करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।